ईरान के साथ जो खड़े मुल्क हैं उनके लिए एक और चैलेंज है। देखिए, ईरान ने किसी स्टेज पे भी, मुझे डाउट नहीं था, जंग उन्होंने खुद ही लड़नी है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि पिछले 7 महीनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे, मिलिट्री हार्डवेयर पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बहुत ज़ोर दिया है। और इसी वजह से ड्रोन्स उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडक्ट किए हैं, उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल बहुत ज़्यादा इंडक्ट किए हैं। और ये अब देखना पड़ेगा कि वो अनलीश किस तरह करते हैं। अनलीश का मतलब ही यही होगा कि वो जिस तरह उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिस तरह के उनके पास ऑप्शंस है। देखिए, उनके पास बहुत ज़्यादा एयरफोर्स है नहीं कोई स्ट्रॉन्ग, और ना होने की वजह से उनको रिस्क ये भी नहीं है कि कोई फुट ऑन ग्राउंड से उनकी ज़मीन पर कोई काबिज़ हो जाएगा या कोई ऐसी रजीम इंस्टॉल कर दी जाएगी जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ है, क्योंकि हुँ, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ कोई ऑपोज़िशन नहीं है ईरान में। पिछले 47 सालों में जब से शाह ऑफ ईरान छोड़कर गए हैं, तो जो उनके शाह ऑफ ईरान के बेटे थे, उनका राब्ता कोई नहीं था। जब वो 19 साल के थे तो चले गए थे, 47 साल से बाहर हैं। उनकी यहाँ कनेक्टिविटी कोई नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई ऑपोज़िशन भी कोई नहीं है। जो स्टैंड बाय होती है, आमतौर पे मुल्कों में जब रिजीम चेंज इस तरह का ऑपरेशन होता है, तो एक स्टैंड बाय होती है ऑपोज़िशन, या लोग बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनको हटाया जाए तो दूसरे टेक ओवर कर लें। वो तो नज़र नहीं आता। तो ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? इनके पास आई थिंक सेल्फ सस्टेन उन्होंने करना है। उन्होंने पिछले 7 महीने में बहुत मिलिट्री हार्डवेयर ज़रूर खरीदा है। मेन उनका फ़ोकस कोस्टल या नेवल इंस्टॉलेशन रही है, जहाँ से वो ईरान पर आने वाले किसी हमले को, मेरा ख़्याल है, अदर दैन जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो वो चला रहे हैं, तो कोस्टल एरियाज़ पर जो इंस्टॉलेशन करीब आएँगे या हार्डवेयर या मिलिट्री वेपन्स उनके करीब आएँगे, उन्हीं को वो टारगेट करेंगे।